नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में, आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत परिमेय संख्या, इसके पूर्व हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं और क्रमागत संख्याओं का अध्ययन किया। तो आज परिमेय संख्या क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसमें दो विशिष्ट प्रगुण की बात हम आज करेंगे। एक समतुल्यता का प्रगुण और एक सरलतम रूप का प्रगुण। तो अब परिमेय संख्या, जैसे अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, क्रमागत का अध्ययन किया। तो अब हम एक परिस्थिति को देखते हैं, कुछ परिस्थितियां यहां लेते हैं। जैसे 4x बराबर -12। तो अब यहां अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर -12/4, अर्थात इसका मान आया -3। तो यहां -3 जो x का मान आया, तो यहां पर x क्या है? यहां पर x एक ऋण पूर्णांक है। यहां x क्या हुआ? एक ऋण पूर्णांक है। x जो है वो क्या है? एक ऋण पूर्णांक है। उसी तरह एक दूसरी परिस्थिति हम लेते हैं। एक दूसरी परिस्थिति आप लीजिए, -3x बराबर -18। -3x बराबर -18। तो अब यहां x का मान आप निकालेंगे तो x बराबर -18/3। तो इस तरह आपका मान आएगा 6, और 6 जो है यहाँ x एक धन पूर्णांक है। यहां पर x क्या है? x धन पूर्णांक है। इसी तरह अगर हम देखें, ये कहें कि -5x बराबर 0। तीसरी परिस्थिति लेते हैं, -5x बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? यहां x बराबर 0 आएगा। तो x बराबर 0 में भी क्या हुआ? x क्या है? x एक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक में आता है। अब इसी तरह एक दो परिस्थिति हम और लेते हैं। जैसे हमने एक परिस्थिति लिया कि 5x बराबर 12। 5x बराबर 12। अब यहाँ x का जो मान आएगा वह होगा 12/5। तो अब इस स्थिति में x पूर्णांक नहीं है। x क्या है? x पूर्णांक नहीं। तो है क्या? बल्कि भिन्न है। पूर्णांक नहीं, बल्कि क्या है? ये भिन्न है। उसी तरह एक उदाहरण हम लेते हैं कि -3x बराबर 1। -3x बराबर 1। तो x का मान आ जाएगा 1/3। अब यहां पर x का जो मान आया, x का मान यह न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। x जो है वह न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। क्योंकि भिन्न के लिए जो शर्त है कि उसके अंश और हर दोनों धनात्मक होने चाहिए, यहां हर ऋणात्मक है। इसी तरह अगर हम देखें और यहां एक और परिस्थिति को हम ले लें, तो यहां 6x बराबर -13। 6x बराबर -13। तो x बराबर क्या हो गया? -13/6। तो यह भी, यहां पर भी x क्या है? x ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। तो अब इन परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, भाई पहली परिस्थिति से आप देखिए कि यहां पहले x का मान एक ऋण पूर्णांक आया, फिर x का मान धन पूर्णांक आया, फिर x का मान पूर्णांक आया।
अब यहां x पूर्णांक नहीं है बल्कि भिन्न है। अब फिर दो परिस्थितियां आई कि ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। अभी तक हम लोगों ने संख्या पद्धति में जितना पढ़ा उससे यह एक अलग प्रकृति की स्थिति आई। तो इन परिस्थितियों में अगर हम आप देखते हैं कि कुछ x के मान ना तो पूर्णांक है न भिन्न है, कुछ x के मान जैसे 1/-3 और जो दो परिस्थिति बनी, एक ये और एक दूसरी परिस्थिति, एक में 1/-3 और एक में -13/6 आया। तो वही कह रहा है कि कुछ x के मान ना तो पूर्णांक है, ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है, ना ही पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। अब एक नई परिस्थिति सामने आई, भाई न तो पूर्णांक है और न भिन्न है, किंतु समीकरण सिद्धांत से अगर हम बात करें कि समीकरण सिद्धांत से, जो समीकरण सिद्धांत है उस समीकरण सिद्धांत से एक चर वाले रेखीय समीकरण का, भाई जितने भी समीकरण हमने लिया वो एक चर वाले हैं, तो एक चर वाले रेखीय समीकरण जो भी हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण का एक हल अवश्य होता है, एक उत्तर अवश्य होगा, समीकरण का एक हल अवश्य होता है। भाई अब एक नई स्थिति बन गई कि एक चर वाले रेखीय समीकरण में एक हल अवश्य होता है। जैसे 1/-3 आया, -13/6 आया। तो इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो यह आवश्यकता हमारी बनी, तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इसी को पूरा करने के लिए संख्या पद्धति का विस्तार किया गया। इसी के लिए क्या किया गया? संख्या पद्धति का विस्तार किया गया। अभी तक संख्या पद्धति में जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा उससे यह इतर है, अलग है, इसीलिए इसे पूरा करने के लिए संख्या पद्धति का विस्तार हुआ। अब वह विस्तार जो हुआ उसके लिए जो रूप निकल के आया, तो अब जो स्थिति आई, जैसे 1/-3 आया, एक में -13/6 आया। तो अब इन स्थितियों को देखते हैं। तो इस तरह अगर जो हमें मिलता है तो इसको इस तरह से समझें कि इस तरह कोई दो पूर्णांकों, इस तरह कोई दो पूर्णांकों, जो नई स्थिति बन रही है, भाई यहां एक पूर्णांक 1 है, नीचे -3 है, ऊपर -13 है, नीचे 6 है। तो अब इस स्थिति में इस तरह कोई दो पूर्णांकों, अगर हम मान लें P और Q, दो पूर्णांकों P और Q, किंतु यहां ध्यान रहे कि Q शून्य ना हो के अनुपात, भाई इनके अनुपात यानी P अनुपाते Q को हम P/Q के रूप में, इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में इन्हें लिखा जा सकता है। भाई ये P/Q के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसी रूप में परिमेय संख्या व्यक्त की जाती है। इसी रूप में यानी P/Q रूप में, इसी रूप में परिमेय संख्या व्यक्त की जाती है। इसी रूप में परिमेय संख्या व्यक्त की जाती है।
तो अब आइए, परिमेय संख्या इस रूप में व्यक्त की जाती है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा पर चलते हैं कि परिमेय संख्या है क्या, और आज का वही हमारा आपका टॉपिक है। तो परिमेय संख्या को अगर हम देखते हैं, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी इसे हम किस रूप में व्यक्त कर सके, P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर कह रहा है परिभाषा में कि P और Q ये क्या हो, ये दोनों पूर्णांक, P और Q पूर्णांक हो, किंतु वहां एक चीज ये भी शर्त देता है कि Q जो है वह शून्य ना हो। परिमेय संख्या की परिभाषा कि परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या परिभाषित किया जाता है जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य ना हो, Q का मान शून्य ना हो। अब यहां पर हम इस तरह देखें, अगर ये कहें कि अगर कोई परिमेय संख्या ऋण 2/5, ऋण 2/5 परिमेय संख्या, अब इसमें P का मान क्या हुआ, P का मान ऋण 2 हुआ, और Q का मान क्या हुआ, Q का मान 5 हुआ। अब देखिए, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, भाई P ऋण 2 ऋण पूर्णांक है, और Q धन 5 यानी धन पूर्णांक, तो यहां Q शून्य भी नहीं है। तो इस तरह हम परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। अब यहां परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि सभी भिन्न परिमेय संख्या, जितनी भी भिन्न हैं, सभी भिन्न, जितनी भी भिन्न हैं वह क्या है, परिमेय संख्या है, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, यहां पर यह चीज ध्यान रखिए कि शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो शून्य परिमेय संख्या है, लेकिन ना तो ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। अब बात यहां आती है पूर्णांक की। क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या है? पूर्णांक भी परिमेय संख्या, उसे भी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पहले हम एक बिंदु भिन्न से और कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। भिन्न तो सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। भाई हम इस तरह समझें कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, किंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या, अभी हमने कहा इसके पहले पढ़ा कि भिन्न सभी भिन्न परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं सभी भिन्न नहीं होती, किंतु सभी भिन्न या प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। किंतु प्रत्येक भिन्न क्या होती है, प्रत्येक भिन्न
परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की अगर हम उदाहरण यहां पर ले तो यहां जैसे हम बात करते हैं ऋण 3/7 परिमेय संख्या, 5/11 परिमेय संख्या। अब इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों में P और Q दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है। भाई इस भिन्न में देखें तो P का मान -3 है और Q का मान 7 है। इस भिन्न में देखें तो P का मान 5 है और Q का मान -11। और भिन्न के लिए है अंश और हर दोनों धनात्मक। भिन्न के लिए भिन्न वही होगी जिसके अंश और हर दोनों क्या होंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों धनात्मक हों। और यहां हम देख रहे हैं कि इसमें P ऋणात्मक है, इसमें Q ऋणात्मक है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। इसीलिए कहा गया कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, किंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक की भी बात कर लेते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक क्या हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। भाई अगर मान ले यदि P को हम पूर्णांक मान लें, यदि P क्या है? पूर्णांक है, तो P को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P बराबर P/1 बराबर 2, P/2 बराबर 3, P/3 बराबर, इस तरह हमारा आगे की ओर चलता चलेगा। वही ऋणात्मक की ओर चले तो ऋणात्मक की ओर हम चलेंगे तो इसको इस रूप में भी कि ऋण P/(1) बराबर ऋण 2 P/(2। तो सभी पूर्णांक जितने भी, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के दो प्रगुण के बारे में बात करेंगे, दो विशिष्टताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली विशिष्टता है समतुल्यता का प्रगुण। पहली विशेषता समतुल्यता का प्रगुण। क्या है समतुल्यता का प्रगुण? किसी परिमेय संख्या की, भाई परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P क्या है? P उसका अंश है और Q क्या है? Q हर है। तो वही यहां कहते हैं कि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके, शून्येतर यानी शून्य से इतर, शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। जिस पूर्णांक से अंश में गुणा करें उसी से हर में गुणा कर दें तो उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाती है। यह समतुल्यता का प्रगुण है। जैसे अगर हम कहें एक परिमेय संख्या लेते हैं, एक परिमेय संख्या है 1/2। अब 1/2 इसमें 2 से गुणा कर दें ऊपर अंश में तो 2 और हर में 2 से करते हैं 4। उसी तरह 3 से गुणा कर दें तो 3/6, 4 से गुणा कर दें तो 4/8 और यह इस तरह आगे बढ़ती जाएगी। और ये क्या है? ये समतुल्य भिन्न है। ये सब क्या है? ये सब समतुल्य है।
इसी तरह एक उदाहरण और अगर आप ले कि 2/3 इसकी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके समतुल्य निकालने के लिए कि 2/3 के अंश और हर में 2 से गुणा किया तो इसका मान कितना आ गया, 4/6। वहीं 2/3 में 3 से गुणा कर दिया अंश और हर में, तो ये आ गया 6/9। इस तरह हम संख्याओं से, पूर्णांकों से, शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं हम निकाल लेते हैं। एक ऋणात्मक मान में भी हम लेके चलते हैं, जैसे 3/5 इसकी समतुल्य परिमेय संख्या। अब 2 से गुणा किया तो ये 6/10 हो गया, 3 से गुणा किया 9/15 हो गया, 4 से गुणा किया, ये सब बराबर हैं, समतुल्य हैं। ये 4 से करेंगे तो ऊपर 3 चौक 12, नीचे 5 चौक 20, 12/20 और यह चलती चली जाएगी। तो इसलिए हम इस पर कह सकते हैं समतुल्य के लिए, क्योंकि पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। भाई पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है, पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है, इसलिए P/Q, अब वो कोई भी परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में है, तो P/Q के समतुल्य, इसके समतुल्य जब पूर्णांक अनंत हैं तो इसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। P/Q के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यानी किसी परिमेय संख्या की समतुल्य हम अनंत परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरे प्रगुण की हम बात करते हैं। दूसरा प्रगुण है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप के प्रगुण में अगर इसको जाने कि ये क्या है, परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में जो भी अंश और हर के मान हैं उनके निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान का मान बताया था। जैसे मान लीजिए ऋण 8 का निरपेक्ष मान अगर लेंगे तो उसका सिर्फ मान 8 होगा, चाहे वो अंदर धन हो या ऋण हो। कह रहा है कि अंश और हर में उनके निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक से भाग देकर उस संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है, जो कि उसका सरलतम रूप होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया, परिमेय संख्या 8/12। अब यहां 8 और 12 का मासा, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक मासा, इसका मासा क्या होगा, 8 और 12 का मासा 4 है। तो अगर हम 4 से इस परिमेय संख्या के अंश और हर में भाग दें, अंश और हर में क्या करें, अंश और हर में भाग दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8/12 का सरलतम रूप मिल जाएगा। और वह सरलतम रूप जो है वह 8/12 की समतुल्य परिमेय संख्या भी होगी। ऐसा नहीं कि कोई और मान आएगा, समतुल्य ही होगी। अब यहां हम 8/12 में 8 में 4 से भाग दे दें और 12 में 4 से भाग दे दें, तो ये क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3 जो है यह इसका सरलतम रूप है। 2/3 क्या है, इसका सरलतम रूप है।
यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक होता है। परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक होगा। यह चीज ध्यान में रखिएगा कि उनका हर क्या होगा, धनात्मक होता है। किस रूप में, सरलतम रूप में। यदि मान लीजिए ऋणात्मक है, यदि हर ऋणात्मक संख्या होती है तो अंश और हर दोनों में हम ऋण 1 का गुणा करके हर को धनात्मक बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण हमने लिया परिमेय संख्या 8/-14। इसका हमको सरलतम रूप निकालना है। इसका क्या करना है, इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। तो यहां कह रहा है परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में उनका हर सदैव धनात्मक होता है, और यदि हर ऋणात्मक है तो अंश और हर दोनों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे। भाई ऋण 1 ऊपर और ऋण 1 नीचे, यानी अंश और हर में गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 8 और 14 का मासा, 8 और 14 का मासा कितना है, इसका मासा 2 है। तो आप 2 से भाग देंगे कि 8/2 तो ये आ गया कितना, 4/7। अब ऊपर ऋण 1 से गुणा किया और नीचे ऋण 1 से गुणा किया, तो धन और ऋण का गुणा है, तो ये ऋण हो गया ऋण 4 और नीचे ऋण ऋण का गुणा है तो धन यानी 7। तो आपका सरलतम रूप आएगा ऋण 4/7। अब यहां एक और उसी से संबंधित तथ्य है, एक परिमेय संख्या p/q सरलतम रूप में तभी होती है जब q का मान धनात्मक पूर्णांक हो, जो अभी हमने किया, तथा q, p और q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या ना हो। अगर कोई और संख्या है तो वो उसका सरलतम रूप नहीं है, उनका मासा 1 ही हो, यानी वह एक दूसरे से न कटे, किसी संख्या से न कटे, अंश और हर। और यही सरलतम रूप, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इस परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब हमें उस संख्या का सरलतम रूप लिखना है। तो आज के खंड में एक और कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो जिस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, अगर कोई परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, दोनों धन पूर्णांक हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/7 p और q दोनों धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। 5/8 है, 2/11 है, 13/5 है, ये सब क्या है, ये सब धनात्मक परिमेय संख्या है। वहीं जब हम ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात करते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश अथवा हर, जिसके अंश अथवा हर ऋणात्मक पूर्णांक है, अंश अथवा हर क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, वह क्या कहलाएगी, वह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। वह संख्या क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल मिले 3/7
4/-5 या -7/9। अब ये सब क्या है, इसमें अंश या हर कोई न कोई एक यानी P या Q में से कोई एक मान ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह सभी संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या होंगी। तो दोस्तों, अब परिमेय संख्या के और प्रगुण जो हैं और उनकी जो नियम है उस पर हम लोग अगले दिवस में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।